चलो बच्चों, कुछ प्रॉब्लम्स आती है सिमेट्रिक बेस जो हमको ऑलरेडी पता होगा आपको, फिर भी यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके सिमेट्रिक बेस प्रॉब्लम के बारे में। तो देखो हमारे पास दो तीन यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। हमको बच्चों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है, जिसका साइड मान लेते कितना होता है, ए होता। तो हमने बच्चों इक्वल मास के 3 पॉइंट मास 3 पार्टिकल इसके कॉर्नर्स पे या ट्रायंगल के वर्टिसेस पे आपने यहाँ पे रख दिया होता। तो हमने पूछा कि भाई कैपिटल एम मास के ब्लॉक पे या बॉडी पे नेट फोर्स या नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो वैसे तो आप जानते हैं भाई सिमेट्री बनेगी तो यहाँ भी 0 होगा। स्क्वायर देके अगर 4 यहाँ पे इक्वल पार्टिकल आपने रख दिए तो भी कितना होगा इस कैपिटल एम पे 0। और अगर 6 पार्टिकल आपने रख दिए, हेक्सागन आपने मेंटेन कर रखा है शेप उसका, और सेंटर पे इस हेक्सागन के सेंटर पे अगर आपने कैपिटल एम मास का पार्टिकल रखा तो वहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा 0। और बहुत आसानी से हम इसको डील कर सकते हैं। तो सुनना जरा कैसे, इसको पहली चीज तो समझते हैं। पहले हम जानते हैं बच्चों कि कैपिटल एम मास के ब्लॉक पे अगर मैं पूछूं कि इस स्मॉल एम मास के पार्टिकल ने एक फोर्स एक्सर्ट किया जो मान लेते कितना होता है एफ, तो बताना मुझे अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप देखो, सपोज करो x, तो बताओ ये डिस्टेंस भी कितना x और ये डिस्टेंस भी कितना x ड्यू टू सिमेट्री। अच्छा, ये मास का प्रोडक्ट चाहे इसके लिए देखें या इसके लिए देखें या इन दोनों के बीच में देखें, मास का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कैपिटल एम स्मॉल एम क्या रहेगा, सेम, डिस्टेंस भी क्या रहेगी, सेम। इट मीन्स हम ड्यू टू सिमेट्री ये बोल सकते हैं बच्चों कि कैपिटल एम मास के ब्लॉक पे स्मॉल एम ने अगर फोर्स कितना एक्सर्ट किया एफ, तो यहां से ये फोर्स भी बच्चों कितना आ जाएगा एफ, और उस पार्टिकल का भी इस पर ये फोर्स ग्रेविटेशनल कितना हो जाएगा एफ। और हम ये भी जानते हैं कि इक्वल ट्रायंगल में देखो जरा, ये जो एंगल बनता है ये एंगल कितना बनता है बच्चों 120 डिग्री। तो आप अगर थोड़ा सा आपको याद हो वेक्टर का, तो वेक्टर का जब भी रिजल्टेंट कैलकुलेट करते थे सम की अगर हम बात करते थे वेक्टर एडिशन में, तो रिजल्टेंट क्या लिखते थे बच्चों, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab cos थीटा। इसमें भी हम देख सकते थे कई सारी कंडीशंस हमको यहाँ पे मिलती थी। अगर आपको मालूम होगा कि इफ अगर मान लेते हैं a इक्वल्स टू अगर b हो जाता, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू मान लो कि किसी a के अगर बराबर होता, ठीक है, ए यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है। तो याद करना जरा बच्चों, अगर ए के इक्वल हो जाता तो हम देखते थे कि यार इसको अगर यहाँ पे हम बात करें कि इसका रिजल्टेंट एडिशन का क्या लिखा जा सकता था शॉर्ट में, और 2a कितना cos थीटा बाई 2। थीटा इज दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उसमें भी कई सारी कंडीशंस आपको मिलती थी बच्चों कि देखो जरा कि कभी सपोज करो कि आपको अगर ये दे दे तो देखो थीटा का वैल्यू मान लो कितना डिग्री 60 डिग्री, तो बताना जरा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री अगर cos 60 अगर आप यहाँ पे पुट करें बाई 2, तो रिजल्टेंट हमको मिलता था r इक्वल टू कितना टाइम्स बच्चों √3 टाइम्स ऑफ कितना a। उसी टाइप से अगर मान लो बच्चों हो सकता है कि यार एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में अगर एंगल 90 तो cos यहाँ कितना मिलेगा 90/2 45, तो 1/√2। तो इसको हम लिखते थे रिजल्टेंट को कितना लिखा जा सकता था बच्चों, इसको √2 टाइम्स ऑफ कितना a के बराबर। ठीक है, उसी टाइप से और भी अदर एंगल्स के लिए आप देख सकते हो, कभी आ जाए मान लो कितना 120 डिग्री, तो cos 120/2 cos 60 कितना 1/2। तो बच्चों हमको यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट मिलता था वो कितना मिलता था a के इक्वल। तो इस अलग अलग एंगल के करस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यू यहाँ मिलती थी। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं, फिर हम इसका यूज कर लेते थे। जैसे मान लो a और b का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 कितना 0, तो फिर रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों √a² प्लस कितना b²। तो आपको ये सिंपल बातें यहाँ पे पता होगी और इसी का देखो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं बच्चों कि F कैपिटल M मास के ब्लॉक पे आपने लिखा कि देखो इधर की ओर फोर्स कितना आया F, और इस डायरेक्शन में भी इधर फोर्स कितना आया F। अच्छा, इन दोनों के बीच का हम देख सकते हैं कि एंगल कितना 120 डिग्री बोल सकते हैं। ये आप जानते हो कि इसका प्रॉपर्टी, तो ये एंगल कितना है बच्चों 120 डिग्री। तो F और F, अच्छा एक F ऊपर से भी यहाँ एक्सर्ट होगा। तो बताओ बच्चों, दो फोर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के हो 120 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट कितना A के बराबर। तो F और F का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा बच्चों F के
इक्वल, फिर F और ये F दोनों एंगल कितना 180 डिग्री, मैग्नीट्यूड सेम। तो फाइनली इस पार्टिकल पे हम देख सकते हैं बच्चों नेट रिजल्टेंट नेट ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो गया 0। तो ड्यू टू दिस पार्टिकल्स इस कैपिटल M मास के ब्लॉक पे या बॉडी पे या मास पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा 0। हाँ, इस बात का ध्यान रखें, अगर मान लो बच्चों ये मैग्नीट्यूड अगर आपने चेंज कर दिया, m की जगह 2m या यहाँ मान लो कितना m, ये डिफरेंट अगर मास के होती तो फिर नेट फोर्स अब 0 प्रोड्यूस नहीं होगा। वो हम क्वेश्चंस के थ्रू उसको भी समझेंगे। उसी टाइप से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ मान लो कि कैपिटल M का अगर इनके साथ डिस्टेंस देखें तो बच्चों चारों ही कंडीशन में डिस्टेंस क्या आ रही है सेम, उसका प्रोडक्ट भी मास का क्या आएगा सेम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अगर इस स्मॉल m ने कैपिटल M पर एक फोर्स एक्सर्ट किया कितना F, तो हम ये भी देख सकते हैं इधर से भी फोर्स कितना आया F, और इस डायरेक्शन में भी इधर से फोर्स कितना आया F, और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना आया F। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स से प्रोड्यूस करेंगे तो एफ एफ कैंसिल आउट, एफ एफ कैंसिल आउट। अगेन हम ये भी सिमेट्री से बोल सकते हैं बच्चों, इस पे भी नेट फोर्स इक्वल टू कितना 0। उसी टाइप से आप हेक्सागन, ऑक्टागन, पेंटागन कोई सा भी आप यहाँ पे टाइप का सिमेट्री मेंटेन होनी चाहिए। बस देखो जरा, अगर हम देख सकते बच्चों कि इसमें भी हम यहाँ पे हेक्सागन में क्या देख सकते हैं कि देखो जरा इन सभी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा सेम, मास का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है सेम। तो क्या लिख सकते हैं कि इधर भी हम देखें कि यहाँ फोर्स अगर मान लो कितना F, तो इधर भी कितना F, एफ एफ क्या किया कैंसिल आउट। उसी टाइप से इस वाले पार्टिकल ने फोर्स अगर F एक्सर्ट किया तो इधर से भी कितना आया F, अगेन कैंसिल आउट। उसी टाइप से यहाँ भी कितना F और यहाँ भी कितना F, तो अगेन क्या हो गया कैंसिल आउट। तो फाइनली इस पर जो नेट फोर्स आपको मिला वो कितना मिला बच्चों 0। तो जब भी सिमेट्री मेंटेन होगी और सेंटर पे अगर आपने कोई पार्टिकल रख दिया तो ड्यू टू दीज पार्टिकल्स इस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना 0। बट अगर मान लो बच्चों ये मास अगर आपने अलग अलग कर दिए तो फिर तो इंडिविजुअली आपको फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं एक और, ऐसा ही यहाँ पे आता है 3 इक्वल मासेस स्मॉल m आर प्लेस्ड एट दी 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। ठीक है, कैलकुलेट दी फोर्स ऑन वन पार्टिकल, या नेट फोर्स बोल दो एक ही बात है, ड्यू टू अदर 2 पार्टिकल्स। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है कि एक हमको ए साइड का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और हमसे पूछा है कि देखो अगर यहाँ पे तीनों वर्टिसेस पे तीनों कॉर्नर्स में 3 पार्टिकल इक्वल मास के आपने रख दिए तो किसी भी एक पार्टिकल पे ड्यू टू 2 अदर्स पार्टिकल्स आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों अगर हम इस मास की बात कर लेते हैं, किसी भी मास को आप देख सकते हो, इस पार्टिकल को अगर हम देखें तो इस पार्टिकल पे ये पार्टिकल एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और जो फोर्स सपोज करो हम मान लेते हैं कितना बच्चों F। ठीक, तो ये फोर्स इसने एक्सर्ट किया मान लो F, और उसी टाइप से देखो जरा इतनी डिस्टेंस इनके बीच में है तो ये पार्टिकल भी इस पार्टिकल पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो भी कितना कर रहा होगा मान लो F। तो इसने भी F, इसने भी कितना F फोर्स एक्सर्ट किया। तो हम देख सकते हैं बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल में यहाँ एंगल कितना है 60 डिग्री, और हम जानते हैं 60 डिग्री एंगल है और इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं। तो हम देख सकते हैं बच्चों रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में आपको यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एंगल बाई सेक्टर पे बिल्कुल आपको यहाँ दोनों का मिल जाएगा नेट रिजल्टेंट। तो बताओ बच्चों नेट रिजल्टेंट अगर आपको यहाँ मिला तो हम क्या देख सकते हैं भाई, ये फोर्स यहाँ पे बिल्कुल इधर से कितना डिग्री 30 डिग्री, या ऐसा हम बोल सकते हैं इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस ट्राइंगल के सेंटर के अलोंग आपको मिलेगा। तो देखो बच्चों इस दोनों पार्टिकल्स के कारण इस पे फोर्स आया F नेट दिस। उसी टाइप से अगर आप इस पार्टिकल को कंसीडर करते तो इस पे भी ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस फोर्स आपको बिल्कुल इस डायरेक्शन में मिलता, जिसका भी डायरेक्शन कहा जाता है टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी ट्राइंगल। और उसी टाइप से इस पार्टिकल पे भी इन दोनों के कारण फोर्स बिल्कुल उतने ही मैग्नीट्यूड का आपको यहाँ पे मिलेगा। तो फाइनली हम देख सकते हैं बच्चों कि तीनों ही पार्टिकल्स पे यहाँ पे इंडिविजुअली एक दूसरे का फोर्स मिलेगा। और इसी टाइप से अगर इनको आप रिलीज कर दो बच्चों तो बता ये यहाँ से एक फोर्स के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें तो इस फोर्स का कैलकुलेशन करना है। अब हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे अगर हमारे पास फोर्स लिखना है F नेट बराबर, याद होगा आपको अभी हमने बात करी थी यहाँ पे कि अगर जरा सोचो अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो 2a cos कितना
θ/2 और एंगल अगर 60 डिग्री तो बताओ दोनों का रिजल्टेंट कितना आया बच्चों, √3 टाइम्स ऑफ कितना f। और f हम लिख सकते हैं दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स लिखना, कोई बड़ी बात नहीं है, कितना g m1 इंटू कितना m2 तो कितना g m स्क्वायर और अपॉन में कितना a स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे नेट फोर्स अगर आप राइट डाउन करो तो नेट फोर्स इक्वल कितना लिखा जा सकता है, √3 टाइम्स ऑफ कितना f और यहाँ पे फोर्स का वैल्यू ये कितना gm स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों a स्क्वायर। तो तीनों ही पार्टिकल पे ड्यू टू ईच अदर यहाँ पे इस टाइप का फोर्स प्रोड्यूस होगा। चलो बच्चों इसी टाइप से एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। तो देखो हमको क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट दी नेट फोर्स ऑन वन पार्टिकल प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि हमको बच्चों एक स्क्वायर दिया है जिसका साइड कितना ए है और यहाँ पे आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो हम, ठीक है, स्मॉल m मास के 4 पार्टिकल चारों इसके कॉर्नर्स पे आपने रखे हैं। तो हमें बच्चों ड्यू टू ऑल रिमेनिंग 3 पार्टिकल्स किसी एक पार्टिकल पे फोर्स कैलकुलेट करना है। और बहुत आसान सी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है, जैसा हमने प्रीवियस किया था वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो जरा इस स्मॉल m मास के पार्टिकल पे इस वाले ने अगर फोर्स एग्जर्ट किया, सपोज करो मान लो कितना f, ठीक है बच्चों, f अगर कैलकुलेट किया। अच्छा इस f का एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप, f इक्वल्स टू अगर लिखने चले तो क्या लिखा जा सकता है, इन दोनों पार्टिकल्स की जो फोर्स लगा वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। अगर साइड हमको कितना दिया बच्चों a, तो फोर्स कैन बी राइट डाउन बिटवीन स्मॉल m पार्टिकल्स, कितना लिखा जा सकता है gm1 m2 मतलब gm स्क्वायर और अपॉन कितना a स्क्वायर। उसी टाइप से आप देख सकते हैं इनके बीच का सेपरेशन भी सेम है और डिस्टेंस सेम है एंड मास का प्रोडक्ट भी सेम है। तो इसने अगर फोर्स इस पे F एग्जर्ट किया तो वो पार्टिकल भी इस पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, सेम F, और F इक्वल्स टू अगेन सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पे राइट डाउन किया जा सकता है कितना बच्चों gm स्क्वायर और अपॉन कितना a स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्या ये दो ही फोर्स लगेंगे इस पे, नहीं, तीसरा एक और फोर्स होगा जो कौन एग्जर्ट करेगा, स्मॉल m मास का ये जो पार्टिकल बिल्कुल डायगनली अपोजिट वाले पॉइंट पे जो आपने रखा है। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि F और F का पहले अगर हम बात करें जरा इसके बारे में थोड़ा सा तो ध्यान सुनना है। अगर F और F की अगर आप बात करो तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा, F और F का नेट रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल एंगल बाय सेक्टर पे आएगा। ठीक है, तो कितना F और F एंगल कितना 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जब 90 डिग्री एंगल होता है, मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो रिजल्टेंट कितना आता है √2a, या इसका रिजल्टेंट हम दोनों यहाँ पे बोल सकते हैं कितना √2 टाइम्स ऑफ कितना F। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना आ गया √2F। बट बच्चों वो पार्टिकल भी इस पर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। अच्छा हम जानते हैं फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, √2F जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट प्रोड्यूस हुआ था उसी डायरेक्शन में आएगा, तो उसको हम बोल सकते हैं मान लो कितना F', अलग ही आएगा फोर्स तो, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि मास का प्रोडक्ट उतना ही है। पर सोचो जरा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आएगी √2 टाइम्स ऑफ कितना a। तो ये अगर आप F' का अगर इसे वैल्यू लिखें तो कितना लिखा जा सकता है बच्चों, यहाँ पे gm स्क्वायर और अपॉन में कितना डिस्टेंस कितना √2a का होल स्क्वायर, तो उस कंडीशन में √2a का होल स्क्वायर ये हम लिख सकते हैं इनके बीच की यहाँ पे डिस्टेंस। तो देखो बच्चों फाइनल वापस कंक्लूड कर रहा हूं, इस पार्टिकल ने ये फोर्स एग्जर्ट किया, उस पार्टिकल ने ये फोर्स एग्जर्ट किया, दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया √2F, और उसने कितना लगाया F'। तो फाइनली इस स्मॉल m मास के पार्टिकल पे अगर हम देखें नेट फोर्स तो F नेट इक्वल्स टू राइट डाउन किया जा सकता है कितना बच्चों √2F और प्लस कितना F'। ठीक है, √2F प्लस F', तो हम देख सकते हैं यहां से √2 इंटू F का वैल्यू आप तो यहाँ पे पुट करना है बस। ठीक है, तो कितना लिखा जा सकता है बच्चों यहाँ पे gm स्क्वायर और अपॉन में कितना a स्क्वायर और प्लस F' का वैल्यू हम ये लिख सकते हैं और ये लिखें तो इसका आप यहाँ पे सोल्व करें तो कितना आ जाएगा बच्चों ये gm स्क्वायर और अपॉन में ये मिलेगा √2a का होल स्क्वायर, तो कितना 2a का स्क्वायर, और यहाँ से ये भी बात निकल के आएगी। और अगर आप चाहो तो इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं कि F नेट ऑन अ सिंगल पार्टिकल ड्यू टू ऑल 3 अदर पार्टिकल्स विल बी, आप चाहो तो यहाँ पे gm स्क्वायर बाय a को कॉमन ले लें। ठीक है, तो gm स्क्वायर और अपॉन में कितना
ए स्क्वायर। तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा अपने पास कितना, √2 और +1 अपॉन कितना 2। तो इस बिहाफ पे हम इसको यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन हम देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर के यहाँ पे और ही आएगी। अच्छा, सेम फोर्स बच्चों ड्यू टू ऑल 3 पार्टिकल्स, अगर इस पे कैलकुलेट करना होता तो सेम फोर्स आता, उसी टाइप से उस पे भी सेम फोर्स, इस पे भी कितना सेम फोर्स यहाँ प्रोड्यूस होता। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हमको एक और गिवन है, इस वीडियो को पॉज करके आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान सा है बच्चों, देखो क्या है, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन मास कैपिटल M, ठीक है, विच इज प्लेस एट अ सेंटर ऑफ स्क्वायर एज शोन इन फिगर। बहुत आसान सी बात है कि 4 पार्टिकल रखे, बट बच्चों पहले तो सिमेट्रिकल की हमने बात करी थी, अब ये पार्टिकल का देखो मैग्नीट्यूड क्या है मास का अलग अलग। इसका मतलब इन सभी पार्टिकल्स के कारण इस कैपिटल M मास पर कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा वो हमको करना है कैलकुलेट, और स्क्वायर का साइड अगेन कितना है A। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि इस कैपिटल M पे ये चारों पार्टिकल एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो देखो जब हमने सिमेट्री वाले प्रॉब्लम्स किया था तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, नेट फोर्स कितना मिला था 0, क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स का मैग्नीट्यूड क्या था सेम। बट यहाँ मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो आपको अब नेट फोर्स कैपिटल M पे 0 के नॉन जीरो ही मिलेगा। तो हम क्या देख सकते हैं बच्चों, मान लेते हैं, अच्छा आप जानते भी हो कि ये डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस चारों कंडीशन में डिस्टेंस क्या रहेगी सेम। और हम ये भी जानते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस अगर होता है √2a, तो ये जो डिस्टेंस हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का, इसके सेंटर से इसके कॉर्नर का, वो कितना √2a/2। तो फाइनली ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, a कितना √2। तो देखो जरा, अगर स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में अगर फोर्स एक्सर्ट हुआ, मान लो कितना F बोल सकते हैं, तो यहां भी डिस्टेंस तो उतनी ही है, बट मास का जो प्रोडक्ट है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर वो फोर्स F है तो ये बच्चों इनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा 3F। उसी टाइप से 2m मास और इसके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना हो जाएगा 2F। और देखो जरा 5m और इसके बीच में जो फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट होगा वो फोर्स मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 5 टाइम्स ऑफ कितना F। तो हम यहाँ पे सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इन द सेंस, मतलब देखो जरा, कैपिटल M मास के पार्टिकल पे टोटल नंबर ऑफ 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो दो की हम पेयरिंग कर सकते हैं। देखो F और 2F का नेट रिजल्टेंट कितना मिलेगा F और 2F का नेट रिजल्टेंट F मिलेगा, और वो मिलेगा आपको बिल्कुल इस डायरेक्शन में। उसी टाइप से 5F और 3F का नेट रिजल्टेंट कितना मिलेगा 2F, और वो 2F मिल जाएगा बच्चों आपको, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। तो यहां से हम देख सकते हैं F इस डायरेक्शन में आया और 2F आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये बिल्कुल इनके बीच में बच्चों यहाँ एंगल कितना मेंटेन होगा 90 डिग्री। तो ये अगर F इन दोनों का रिजल्टेंट, और उसी टाइप से इससे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे ये आप देख सकते हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया बच्चों 2F के इक्वल, और ये एंगल इन दोनों के बीच का कितना रहेगा 90 डिग्री। फाइनली 2 फोर्स मिले। अब बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड एक्चुअली सेम नहीं है, तो आपको मालूम होगा कि हम रिजल्टेंट लिखते थे, कितना लिखते थे, याद करो वेक्टर में हम रिजल्टेंट लिखते थे R इक्वल्स टू कितना बच्चों √, कितना a² प्लस कितना b² और प्लस कितना 2ab, और इनटू में इधर कितना cos थीटा। तो देखो जरा यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि अगर मैं बोलूं कि एंगल कितना भाई 90 डिग्री, मैग्नीट्यूड क्या है डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या लिखा जाएगा √a² प्लस कितना b²। तो हम देख सकते हैं बच्चों अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम होते, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता तो रिजल्टेंट बिल्कुल एंगल वाइज सेक्टर पे आता। बट जरा सोचो एक्चुअली 2F का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से रिजल्टेंट इसके क्या होगा नजदीक आएगा। तो हम देख सकते हैं कि रिजल्टेंट यहाँ बिल्कुल एंगल बाय सेक्टर पे नहीं आके ये 2F के और आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है ज्यादा। और हम देख सकते हैं बच्चों F नेट अगर आप चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो √, कितना a², तो a के नाम पे कितना 2F का स्क्वायर, और प्लस b के नाम पे कितना F का स्क्वायर, तो 2F का स्क्वायर 4 + 1 तो कितना बचा, कितना निकल के आ गया फाइनली रूट के अंदर कितना 5 टाइम्स और कितना F।
हाँ बच्चों, F का एक्सप्रेशन भी आपको लिखना आना चाहिए। F हमने इन दोनों के बीच में अज्यूम किया है, तो F कैन बी राइट डाउन एज, देखो कितना बच्चों, G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना भाई, A और अपॉन में कितना, √2 का होल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हैं, तो फोर्स का ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m और अपॉन में कितना बच्चों, A स्क्वायर। और इसका आप यहाँ पे F का वैल्यू पुट कर दें, तो फाइनली कैपिटल M मास पर हमको जो नेट फोर्स मिला वो कितना मिलेगा, 2√5, ठीक है, 2 कितना, √5, और यहां से ये कितना मिलेगा हमको, G कैपिटल M स्मॉल m और अपॉन में कितना बच्चों, A स्क्वायर। ये हमको मिल जाएगा इस पार्टिकल पे नेट फोर्स। कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पार्टिकल रख के यहाँ वाले पे नेट फोर्स पूछ ले, तो भी कोई इश्यू नहीं है, इसका फोर्स आएगा, इसका फोर्स आएगा, उसका भी आएगा, फिर इसका भी आएगा। कॉम्प्लेक्स टाइप की थोड़ी सी यहाँ पे कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, बट ठीक है, इस यहाँ पे आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। कभी कभी बच्चों मान लो कितने एंगल पे फोर्स आया वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर का प्रॉपर्टी यूज करके। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन और परफॉर्म करते हैं हम यहाँ पे, एक बार इसको आप समझें और फिर वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई जरूर करें। तो क्वेश्चन है बच्चों, 2 particles of mass small m are revolving in a circle of radius small r with a constant speed v due to their mutual gravitational attraction। तो देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमको गिवन है म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। देन हमसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। क्वेश्चन बहुत आसान सा है बच्चों, बट इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। और तो पहली चीज तो सुनना, एक्चुअली आपको यहाँ पे कुछ अजम्पशन मान के चलना है कि 2 पार्टिकल एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ही या यहाँ पे इफेक्ट में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। इट मीन्स तीसरा कोई पार्टिकल यहाँ अवेलेबल नहीं है, या ये किसी प्लेनेट के ऊपर भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा यहाँ पे अज्यूम नहीं करना है कि अर्थ की ग्रेविटी काम करेगी। हमें एक फ्री स्पेस में 2 पार्टिकल ही कंसिडर करने हैं, इस सिस्टम को हमें कंसिडर करना है। तो पहली चीज तो सुनना ध्यान से, इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं बच्चों सर्कुलर मोशन का, हालांकि आपको मालूम होगा फिर भी हम समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में रिवॉल्व करता है, तो उस कंडीशन में उसको रिवॉल्व करने के लिए मान लेते हैं किसी भी स्पीड से या सर्टेन किसी ओमेगा से, मान लो ये सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है किसी r रेडियस के, तो हम जानते हैं बच्चों उसको सर्कल में मेंटेन करने के लिए या सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए फोर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहां होता है बच्चों, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो एक्चुअली में कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है, कोई फिक्स फोर्स नहीं है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कभी ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, कभी नॉर्मल भी हो सकता है, कभी फ्रिक्शन भी हो सकता है, कभी टेंशन भी हो सकता है, या कभी 2-3 फोर्स का कंपोनेंट मिलके भी सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि फिक्स यही फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल का काम करेगा। ये डिपेंड करेगा बच्चों कि हमको सिस्टम कैसा दिया है, या उस सिस्टम में पर्टिकुलर सिस्टम में कितने फोर्सेस अवेलेबल है। तो देखो जरा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो इसको बोलते तो हम बेसिकली ये कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, रियल जितने भी फोर्सेस होंगे उनका नेट रिजल्टेंट टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं बच्चों, पता है कितना लिखा जा सकता है, तो mv²/r लिख दें, ठीक है, या तो mv²/r हम ये भी लिख सकते हैं कितना, m⍵² r के इक्वल। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो हमें तो बस उसका सर्कल पता करना होता है, और जो भी फोर्स यहाँ पे अवेलेबल हो टुवर्ड्स द सेंटर उसी को हम बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक और चीज, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बच्चों, ये केवल और केवल इसकी वेलोसिटी की क्या चेंज करता है, डायरेक्शन। स्पीड में कोई यहाँ पे चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि वैसे भी एंगल वेलोसिटी और फोर्स के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री, तो इसका पावर 0 या वर्क डन इसका क्या होता है, 0। उसी टाइप से हमें एक ऐसा सिस्टम जनरेट करके दिया है कि 2 पार्टिकल है स्मॉल m मास के, इक्वल मास के, इनके बीच का डिस्टेंस कितना, 2r।
दोनों के बीच का सेपरेशन कितना 2r, ये इसका सेंटर है, इसका सर्कल का रेडियस कितना हो गया r। तो आप इसको ऐसे समझो बच्चों, ठीक है। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका थीम क्रिएट करके देता हूं। तो सुना जरा, देखो बताओ, अगर मैं कहूं कि इस पार्टिकल को तुमने एक वेलोसिटी दे दिया इस डायरेक्शन में, तो सिंपल सी बात ये थी बच्चों कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाने की क्या रखता टेंडेंसी, पर इस पार्टिकल ने उस पर फोर्स एक्सर्ट किया एक ग्रेविटेशनल F, तो सेम मैग्नीट्यूड का वो भी इस पर फोर्स एक्सर्ट किया कितना F, तो इसका जाने का टेंडेंसी तो इस डायरेक्शन में था, बट ड्यू टू दिस फोर्स ये उधर ना जाके अपने पाथ से क्या हो जाएगा डेविएट। तो हम देख सकते हैं अपने पाथ से ही डेविएट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये कहीं ना कहीं मान लो यहाँ पहुंच गया। उसी टाइप से ये पार्टिकल के भी जाने की टेंडेंसी बिल्कुल सीधी थी, पर ठीक है इस ग्रेविटेशनल फोर्स से उसके डायरेक्शन में क्या आ जाएगा डेविएशन, तो कहीं ना कहीं यहाँ आ गया। तो हम देख सकते कि ये अगर यहाँ पहुंचा और ये अगर यहाँ पहुंचा, तो अगेन बच्चों फिर वापस वेलोसिटी उसका इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा अब वापस आपको मिलेगा बिल्कुल इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो इस टाइप से यहाँ पे ये प्रोसेस करते करते ये सर्कल क्या कर लेते हैं कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बच्चों सेंटर के अलोंग जो फोर्स काम करेगा वो इन दोनों का क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही क्या बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर हम सर्कुलर मोशन का प्रॉपर्टी यूज करें। तो हम देख सकते हैं बच्चों की ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहाँ पे क्या बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जरा यहाँ पे देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, तो ठीक है साहब इनका ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम लिखें तो देखो बच्चों इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 2r। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लिखेंगे Gm1 इंटू कितना m2 अपॉन में कितना 2r का होल स्क्वायर, डिस्टेंस उन दोनों के बीच में 2r है इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ देख सकते हैं इसको लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं स्पीड दिया आपने v, तो mv स्क्वायर बाय किसके r के। तो यहां से हमको जो बात मिलेगी तो मैं क्या देख सकता हूं बच्चों, यहां से एक m से n तो हो गया कैंसिल आउट, एक r से r भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो मिलेगा v इक्वल्स टू कितना मिलेगा बच्चों रूट के अंदर कितना gm, रूट के अंदर कितना मिलेगा gm और अपॉन में कितना 4r के इक्वल। तो यहां से आप अगर चाहो तो इसको और सोल्व कर सकते हैं बच्चों, ये कितना मिलेगा 1/2 और ये भी कितना आ जाएगा रूट के अंदर कितना gm और अपॉन में कितना r। तो यहां से हमको ये मिल जाती है इनकी स्पीड। अब इस बात का ध्यान रखें बच्चों ये एक्चुअली में एक यूनिक स्पीड है, इससे स्पीड ना कम ना इससे होनी चाहिए ज्यादा। अगर आपको इस सर्कल को मेंटेन रखना है तो आपको इतनी यूनिक स्पीड इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर हम जानते हैं बच्चों कांस्टेंट स्पीड से अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इसको रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इसका कंप्लीट, इसका यहाँ पे आप पाथ का लेंथ देख के कितना 2πr और स्पीड कितना हो गया v के बराबर। तो t इक्वल्स टू कितना बच्चों 2πr अपॉन में कितना v। तो यहां से ये इसका टाइम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमको मिला क्वेश्चन। अब मैं आपको इसका थीम समझा देता हूं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, तो आप इसको ऐसे समझे, हालांकि जो एक्सप्लेन करूंगा उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, फिर आप ऐसे समझे। मान लो बच्चों कि हमने दो पार्टिकल देखे, ठीक है, एक स्मॉल एम मास का दूसरा भी कितना स्मॉल एम मास का, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो कितना था मान लो 2r, और इनिशियली दोनों को तुमने क्या मान के रखा मान लो रेस्ट पे। तो बताओ बच्चों अगर ये रेस्ट पे आपने रख दिए किसी फ्री स्पेस में, तो हम जानते हैं बच्चों कि यार यहाँ पे भी फोर्स लगा कितना F और यहाँ पे भी फोर्स कितना लगा F, तो एक दूसरे को ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो डिस्टेंस कंटिन्यूसली क्या होगी चेंज होगी। तो हमें अगर इस डिस्टेंस को इतना ही मेंटेन करना है तो बच्चों हमें इस पार्टिकल्स को साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, इनका डायरेक्शन इधर था फोर्स का, तो उसको भी हमने अगर v वेलोसिटी उस डायरेक्शन में दे दिया और इसको भी v वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में दे दिया। तो जरा सोचो जाने की टेंडेंसी इधर थी पर फोर्स ने उसकी टेंडेंसी की डायरेक्शन या उसको डायरेक्शन को क्या कर
दिया, चेंज। तो ये इस हिसाब से अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डिविएट। इसीलिए ये ऐसे डिविएशन शो करते करते सर्कल कंप्लीट करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि बच्चों ये स्पीड एक यूनिक है, इससे न कम होनी चाहिए ना ज्यादा। ये इस टाइप से हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन का इसमें यूज कर सकते हैं। चलो बच्चों, सेम वैसा ही क्वेश्चन एक और यहाँ पे हम करते हैं। तो हमको क्वेश्चन ये गिवन है, 3 particles each of mass small m are situated at the vertices of an equilateral triangle of side कितना a. Each particle move along a circle while maintaining their original separation a due to their mutual gravitational attraction force. Determine the initial speed that should be given to each particle. तो पहली चीज तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं 2 पार्टिकल का। ये कितने पार्टिकल का आ गया, 3 पार्टिकल का। तो आप वीडियो पॉज करें और खुद से क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करें। अब ध्यान सुनना, अगर हम बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन हमको सिंपल गिवन है कि 3 पार्टिकल है, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे यहाँ पे इन्होंने रखा है। तो हमने पूछा कि भाई इनको कितनी स्पीड प्रोवाइड करें कि ये कंप्लीट कंटिन्यूअसली सर्कल को यहाँ पे फॉलो करते रहे और इनके बीच का ये जो सेपरेशन है ए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये हमको कंडीशन यहाँ पे गिवन है। तो देखो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इन तीनों पार्टिकल को अगर आपने इस ट्राइंगल के सपोज करो 3 वर्टिसेस पे अगर रख दिया होता और बिल्कुल रिलीज कर दिया होता बच्चों, हमने कोई स्पीड प्रोवाइड नहीं किया होता, तो क्या होता, क्या बोल सकते हैं हम, इस पार्टिकल के ऊपर इन दोनों का एक फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में, इन दोनों का इस पे फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में, और इन दोनों का इस पर एक फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में। तो फाइनली ये पार्टिकल एक दूसरे की ओर यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए इसके ट्राइंगल के सेंटर पे जाके क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो बच्चों हमें इसी कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, या ऐसा हम बोल सकते हैं हमें इनको सर्कुलर मोशन कराने के लिए एक स्पीड रिक्वायर्ड होगी। तो हमने क्या किया, साइमल्टेनियसली जैसे आपने रखा इन तीनों को ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का क्या प्रोवाइड कर दिया बच्चों, स्पीड। और स्पीड अगर प्रोवाइड कर दे तो ये कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकते हैं यदि आपने एक यहाँ पे रिक्वायर्ड स्पीड अगर प्रोवाइड किया होगा तो देखो बच्चों, हम बातें कर चुके हैं इसमें फोर्सेस की। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे एक पार्टिकल को देखो आप, तो इस पार्टिकल पे जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स अगर देखें तो ऐसे समझिए, इस पार्टिकल का इस पर फोर्स आया मान लो कितना बच्चों, F, उसी टाइप से उसका फोर्स आया कितना, F। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आया बीच में, और रिजल्टेंट कितना मिला बच्चों, √3 टाइम्स ऑफ कितना, F। ये हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। तो हम क्या देख सकते हैं बच्चों, यहां से अगर हमको मान लो कि √3F का वैल्यू अगर देखें तो टुवर्ड्स दी का मिलेगा सेंटर, और यही नेट फोर्स बच्चों इस पार्टिकल पे क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम देख सकते हैं कि नेट फोर्स इस पे जो आपको मिलेगा वो कितना बनेगा, √3 टाइम्स ऑफ कितना, F। और इसी √3 टाइम्स ऑफ F फोर्स को हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको आप लिख सकते हो mv², या इसको मैं बस सिंबल में लिख रहा हूं पहले, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बताना बच्चों, ये अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई यहाँ पे √3 टाइम्स ऑफ कितना, F, तो F तो लिख सकते हैं आप दोनों पार्टिकल्स के बीच का, कितना लिखते हैं, G, और यहाँ कितना मिलेगा बच्चों, m², और अपॉन में कितना, a² बराबर में सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, mv²/r। ये बात का ध्यान रखें, R एक्चुअली बच्चों इस सर्कल का रेडियस है, जो ये डिस्टेंस होगी आप देख सकते हो, इसके लिए भी रेडियस R और इसके लिए भी रेडियस कितना, R। और इस R को कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, आप ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल यूज कर सकते हैं। ये डिस्टेंस आप देख सकते हो कितना, R। कंप्लीट एंगल कितना, 60, तो उसका अगर आप देखो हाफ तो कितना डिग्री मिला, 30 डिग्री। अच्छा ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना होता है, A,
तो उसका हाफ, तो ये कितना मिला हमको a/2। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, इसको अगर राइट एंगल ट्राइंगल माने तो यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन यूज कर सकते हैं, cos 30 डिग्री, ठीक है, cos थीटा लगा सकते हैं, बेस अपॉन कितना हाइपोटेनस, तो बेस के नाम पे क्या लिखा जाएगा a/2 और हाइपोटेनस के नाम पे कितना हो गया r। तो यहाँ से बच्चों cos 30 कितना होता है √3 और डिवाइडेड बाई कितना 2, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो फाइनली हमको रेडियस ऑफ सर्कल मिलेगा बच्चों कितना a अपॉन में कितना √3 के इक्वल, तो ये हमको मिल जाएगी इसकी रेडियस। तो आप यहाँ पे अगर इसको रेडियस की जगह रिप्लेस कर दें तो mv² और r की जगह कितना बच्चों a और अपॉन में कितना √3, और यहाँ से देखो जरा √3 ऊपर जाएगा तो √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल आउट, a के से a भी कैंसिल आउट। तो फाइनली v का हमको जो वैल्यू मिलेगा बच्चों वो कितना मिल जाएगा, रूट के अंदर कितना gm और डिवाइडेड बाय कितना a के बराबर, ये हमको मिल जाएगी इसकी स्पीड। उसी टाइप से अगर कभी मान लो इसका टाइम कैलकुलेट करना हो बच्चों तो कितना आ जाएगा 2πr अपॉन में कितना v के। तो ये हम देख सकते हैं इस हिसाब से 3 पार्टिकल्स का सिस्टम। इसी टाइप से बच्चों कभी 4 पार्टिकल आ जाए, 4 पार्टिकल्स किसी स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर रखे हो, उसको भी अगर रिवॉल्व कराना हो ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों एक और इस पे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे आपको 3 वैरायटी और आगे मिल सकते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आप पढ़ें एक बार और फिर खुद से इसको ट्राई जरूर करें। तो क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास स्मॉल m ड्यू टू रॉड एज शोन इन फिगर। तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमको एक कैपिटल M मास और कैपिटल L लेंथ का एक यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक रॉड गिवन है, जिसको आपने बिल्कुल ऐसे अरेंज कर रखा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, लेट सपोज करो एक रॉड होती, उसी रॉड की लेंथ के अलोंग बच्चों एक स्मॉल m मास के पार्टिकल को इसके एक एंड से स्मॉल r डिस्टेंस पे आपने यहाँ पे रखा। तो हमने पूछा कि ड्यू टू दिस रॉड इस स्मॉल m मास के पार्टिकल पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो पहली चीज तो बच्चों इसमें कई बार कई बच्चों को डाउट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि देखो हम जैसे कभी कभी बच्चे बोलते हैं ऐसे कि देखो सर इसको डील करने का बहुत आसान सा तरीका ऐसे कि रोड को एक पॉइंट मास मान लूं तो इसका सेंटर मास कहने का यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा सेंटर मास यहाँ से कितना डिस्टेंस आ गया मान लिया जाए, इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है L/2। तो यहाँ से देखो कंप्लीट मास की यहाँ मान लूं और इसका मास अगर मान लो यहाँ मान लो, तो बताओ जरा क्या इनके बीच फोर्स अगर लिखा जाए, किसी बच्चे ने लिखा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में टोटल डिस्टेंस कितना बच्चों R प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तो बताओ मुझे ये जो आंसर है, ये जो रिजल्ट है, ये सही कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि देखो ये जो फॉर्मूला था अपने पास F इक्वस टू, हमारे पास जो फॉर्मूला था F इक्वस टू GM1 इंटू M2 अपॉन कितना बच्चों R²। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम स्फेरिकल सिमेट्रिक बॉडी एंड पॉइंट मास के बीच में ही वैलिड कर सकते हैं, बाकी अदर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो उसी टाइप से हम क्या देख सकते हैं बच्चों, रॉड जो है वो न तो स्फीयर नहीं पॉइंट मास है, सो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला बिटवीन रॉड एंड पॉइंट मास। इस रॉड एंड पॉइंट मास के बीच में ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, जैसा कि हम ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं। तो फिर इसको डील कैसे करें बच्चों? तो देखो जरा बहुत आसान सी बात है, इसको डील करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबको मालूम है कि ये फॉर्मूला ठीक है इस रॉड और पॉइंट मास के बीच में वैलिड नहीं होगा, बट क्या ये 2 पॉइंट मास के बीच में तो वैलिड होगा। तो हम एक काम ये करते हैं यहाँ पे कि देखो इस रोड को हम जानते हैं बच्चों, ये रोड जो है कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट से यहाँ पे मिलकर बनी है, और इस एलिमेंट्स को अगर हम कंसीडर करें तो मान लेते हैं कि उधर मास है, सपोज करो कि x डिस्टेंस पे जाके आपने छोटा सा एक dx लेंथ का एक एलिमेंट यहाँ पे सेलेक्ट किया, और उस dx लेंथ में हम जानते हैं कि मास कंप्लीट नहीं होगा, बहुत स्मॉल टाइप का मास होगा जिसको हम राइट डाउन कर सकते हैं एज अ dm से। तो बताना बच्चों इस एलिमेंट को हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कौन सा मास, dm, और ये जो मेरे पास था पॉइंट मास कितना स्मॉल m, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बच्चों x।
तो हम क्या लिख सकते हैं, dm कैन बी डील एज अ पॉइंट मास। dm को हम एज अ पॉइंट मास की तरह डील कर सकते हैं क्योंकि आपने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर किया। तो इसी टाइप से बच्चों अगर dm को स्मॉल एलिमेंट को अगर हम एक पॉइंट मास मान ले, ये भी पॉइंट मास मान ले, तो इन दोनों के बीच में वो फॉर्मूला वैलिड हो सकता है। बट इस बात का ध्यान रखें कि इस dm के कारण इस स्मॉल m पर जो फोर्स मिलेगा वो भी स्मॉल मिलेगा, जिसको हम बोल सकते हैं बच्चों कितना, df। तो df कैन बी राइट डाउन एज अ, देखो हम देख सकते हैं कितना g, m1 के नाम पे कितना m और m2 के नाम पे दूसरा जो मास है वो कितना छोटा सा एलिमेंट कितना dm, और अपॉन में उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला मिला या फोर्स का एक्सप्रेशन मिला ऑन स्मॉल m ड्यू टू dm। अब देखो बच्चों dm कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको मालूम हो तो यूनिटरी मेथड से हम इसको देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि देखो l लेंथ में कितना मास, m मास, तो यूनिट लेंथ में कितना मास, m/l। तो उसी टाइप से dx लेंथ में जो मास आएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, dm, और dm कैन बी राइट डाउन एज अ कितना, m/l, और into में कितना बच्चों, dx। तो dm को हम ये लिख सकते हैं। और दूसरी बात, ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे बच्चों, इस सारे के सारे एलिमेंट इस पार्टिकल पे फोर्स सब एक ही डायरेक्शन में एक्सर्ट करेंगी, और एक ही डायरेक्शन में अगर सभी का फोर्स है तो कंप्लीट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम यहां कर सकते हैं इन सबको ऐड। और ऐड करने के लिए हमारे पास मेथड क्या होता है, या तो समेशन, या दूसरा जो फॉर्मेट उसका होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन। तो आप दोनों साइड यहां पे अगर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दें तो उस कंडीशन में हमें मिलेगा कंप्लीट फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, मास का अगर हम वहां पे लिमिट यूज करें तो मास कहां से स्टार्ट हुआ, इसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो कहां से चल रहा है, r से लेके इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस कितना लिख लेंगे, r प्लस एल। तो हम देख सकते हैं बच्चों r से लेके r प्लस एल तक अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको इस साइड ये कंप्लीट मिल जाएगा फोर्स F। और यहां से देखो जरा, इसको हम यहां पे अब सोल्व कर सकते हैं, बाकी तो कोई अब ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपल इंटीग्रेशन है। तो देखो जरा, इसका एक बार मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो यहां से हम देख सकते हैं g इंटू स्मॉल m अपॉन में कितना x स्क्वायर। dm का अगर वैल्यू पुट कर दें, dm का वैल्यू पुट कर दे बच्चों कितना, m/l, और इंटू में कितना dx। लिमिट वही चल रही कहां से लेके, r से लेके कितना, r प्लस एल। तो देखो ये सब कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लो तो f इक्वल्स टू कितना लिखा जा सकता है बच्चों, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में कितना l, और इंटीग्रेशन ऑफ अंदर क्या बचेगा dx, और अपॉन कितना x स्क्वायर, और लिमिट अगेन r से लेके कितना r प्लस एल। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, -1/x। तो इस बिहाफ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में कितना l, और यहाँ से इंटीग्रेट करने पे हमको मिलेगा -1 अपॉन x, और ये r से लेके कितना बच्चों, r प्लस एल। आप चाहो तब इसको थोड़ा सा अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर पुट करें तो हम देख सकते हैं बच्चों कितना, g कैपिटल M स्मॉल m बाई ये l, और अपर लिमिट पुट करें पहले तो -1 अपॉन r प्लस कितना l, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 अपॉन कितना बच्चों r, नीचे r इंटू r प्लस एल, एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा -r, और यहाँ कितना r प्लस एल, तो r हो गया कैंसल, l हो गया कैंसल। तो फाइनली हमको जो फोर्स का एक्सप्रेशन मिलेगा बच्चों ये मिलेगा g कैपिटल M स्मॉल m, और अपॉन में कितना r इंटू में कितना r प्लस का कितना l के बराबर। ये हमको मिल जाएगा इस रोड के कारण इस स्मॉल m मास के पार्टिकल पे एक्सर्टेड फोर्स। चलो बच्चों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें जरा, a mass capital M is split into two parts small m and capital M minus small m। तो क्वेश्चन इतना सा है बच्चों कि कैपिटल M मास को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ठीक, तो कैपिटल M मास को आपने दो पार्ट में स्प्लिट किया, तो एक स्मॉल m, तो दूसरा कितना बचा कैपिटल M, और माइनस कितना स्मॉल m, और उनको किसी ठीक है किसी भी r डिस्टेंस पे अगर आपने इनको रख दिया होता तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्मॉल m बाय कैपिटल M सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। तो
तो बहुत बेसिक सी चीज ये है बच्चों कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल एम मास को आपने दो पार्ट में स्प्लिट करके अगर रख दिया किसी डी डिस्टेंस या किसी आर डिस्टेंस पे, तो हमसे पूछिए कि पहली बात तो ये जो फोर्स अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, जी m1 के नाम पे कितना स्मॉल m इनटू m2 के नाम पे कितना कैपिटल M माइनस कितना स्मॉल m और अपॉन में दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम क्या देख सकते हैं बच्चों, ये फोर्स स्मॉल m पे इन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं कि कैपिटल M कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हमने स्मॉल m बाई कैपिटल M का रेशियो पूछा है। तो बहुत बेसिक सी बात ये देखो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसका मैक्सिमम, तो आप वैसे भी समझ जाने चाहिए कि ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनेगा। तो बहुत आसान से अगर इसको शब्दों में ऐसे बोले बच्चों कि ये फोर्स होना चाहिए मैक्सिमम, तो फॉर मैक्सिमम फोर्स हम क्या देख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम फोर्स अगर मान लिया जाए हमें फोर्स करना है, मान लेते हैं मैक्सिमम, तो मास का जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन सॉरी फोर्स का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि इसको अगर आप स्मॉल m ही वेरिएबल है, ठीक है, कैपिटल M कांस्टेंट है, तो इसको df बाई dm अगर आप यहाँ पे देखते हो तो क्या देख सकते हैं बच्चों, df बाई dm अगर देखें तो पहले इसको अगर आप चाहो तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना लिखा जा सकता है इसको g बाई आर स्क्वायर, और इधर क्या लिख सकते हैं कैपिटल M स्मॉल m और माइनस कितना बच्चों स्मॉल m का स्क्वायर। तो देखो जरा अगर स्मॉल m के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो अगेन हम ये भी देख सकते हैं जी और आर स्क्वायर तो चलो कांस्टेंट है, ठीक है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो इसको हम बोल सकते हैं कैपिटल M ही बचेगा, स्मॉल m का कितना हो गया 1 और m स्क्वायर का कितना हो गया 2m, और इसको कंप्लीट को अगर बराबर 0 कर दो, आपको पता होगा df बाई, याद करो किसी भी फंक्शन का y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई कितना dx, एक बार 0 किया तो उससे मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट्स मिलते थे, उसके बाद डबल डेरिवेटिव अगर सपोज करो नेगेटिव आता है तो क्या मिलते थे मैक्सिमा, और पॉजिटिव आता है तो क्या होता था बच्चों मिनिमा। तो उसी टाइप से पहले तो इसको हम 0 करके देख सकते हैं यहाँ से, तो ये तो 0 नहीं होगा, ये 0 होगा, तो क्या लिखा जा सकता है स्मॉल कैपिटल M माइनस 2m इक्वल कितना 0। तो फाइनली यहाँ से हमको मिल जाएगा m इक्वल कितना बच्चों 2 टाइम्स ऑफ कितना m के स्मॉल m के। अच्छा इसको अगर आप अगेन डिफरेंशिएट करो बच्चों तो d2f अपॉन कितना dm का स्क्वायर, d2f अपॉन dm स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 2, इसका मतलब ये आपको वैल्यू कैसी मिलेगी नेगेटिव, और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है तो आपको मालूम होगा बच्चों कि हमको क्या मिलता था मैक्सिमा। तो मैक्सिमा इन पॉइंट्स में मिलेगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि स्मॉल m बाई कैपिटल M का जो रेशियो आपको मिलेगा, स्मॉल m बाई कैपिटल M का जो रेशियो आपको मिलेगा बच्चों कितना मिल जाएगा 1 अपॉन कितना 2। तो उस कंडीशन में बहुत बेसिक सा एक रिजल्ट होता है, किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी वैल्यू का आप दो पार्ट में अगर ब्रेक करते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए तो उस कंडीशन में दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है सेम। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो एक बार आप क्वेश्चन समझें, वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई जरूर करें। तो क्वेश्चन है इफ अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2 इज फॉर्म इन द स्फीयर m, एक कैपिटल M मास और r रेडियस का बच्चा एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर r/2 रेडियस का यहाँ पे जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसके सेंटर की अगर हम बात करें तो स्फीयर का कंप्लीट स्फीयर का सेंटर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं r/2 रेडियस या r डायमीटर की एक कैविटी यहाँ पे बनाई गई है, तो यहाँ से कुछ मास आपने रिमूव कर दिया तो इसको हम बोलते हैं कैविटी। तो हमसे पूछा देन कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by remaining sphere on a point mass small m which is placed at a distance 2r from center of sphere। तो क्वेश्चन आसान सा है बच्चों कि स्फीयर के अंदर अगर एक कैविटी आपने बना दी, इट मीन्स कुछ मास अगर आपने रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग मास के कारण, ड्यू टू दिस रिमेनिंग मास, उस पार्टिकल पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एग्जर्ट होगा।
तो बात बेसिक से आपस वही है बच्चों कि देखो जैसे ही आप यहाँ पे अगर इसको रिमेनिंग के कारण अगर डायरेक्ट फोर्स लिखना चाहे तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे ही मास रिमूव कर देंगे बच्चों तो ये स्फीयर असिमेट्रिक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिसमें हम डायरेक्ट F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर वैलिड नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो इतना समझाओ मुझे कि अगर इसका हम बात करें कि कितना मास आपने यहाँ पर रिमूव किया, अगर इसकी बात करें तो आप जानते हो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू कितना वॉल्यूम, क्योंकि 3D है, 3D टाइप का मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों कितना मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू कितना वॉल्यूम। ये डायरेक्ट अगर बोल दें तो डेंसिटी दोनों का सेम रहेगा इसी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका वॉल्यूम कंप्लीट का कितना लिखते थे 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे अब रेडियस के नाम पे कितना आएगा बच्चों r/2 का क्यूब, तो 1/2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1/8। इट मीन्स इसका जो मास यहाँ पे आपने रिमूव किया तो उसका मास जो होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों m/8। अगर कंप्लीट स्फीयर का मास कितना कैपिटल M, तो रिमूव्ड पार्ट का मास कितना आ जाएगा m/8। हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे मास डेंसिटी से। अब देखो बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम डील कैसे करें, तो बहुत आसान सी तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। हम पहले तो मान लेते हैं कि कंप्लीट स्फीयर के कारण जो फोर्स उस पे एग्जर्ट हुआ उसको हमने बोल दिया बच्चों कितना F1। तो इसको हम बोल सकते हैं F1 इज दी फोर्स ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर। ठीक है, फोर्स ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, इसका मतलब ये है बच्चों कि जब आपने यहाँ पे केविटी का फॉर्मेशन नहीं किया था तो उस कंडीशन में ये कंप्लीट स्फीयर इस पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। और बहुत आसानी से हम राइट डाउन कर सकते हैं इस फोर्स को, कितना लिखा जा सकता है बच्चों G कैपिटल M स्मॉल m। ठीक है, m1 के नाम पे कैपिटल M और m2 के नाम पे स्मॉल m, और अपॉन में दोनों के सेंटर से, इसके सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना 2r। ध्यान रखना स्फेरिकल बॉडी के लिए डिस्टेंस हमेशा उसके कहां से ली जाती है सेंटर से, तो डिस्टेंस कितना आ गया 2r। तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 2r और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। इट मीन से आपको मिलेगा बच्चों कितना G कैपिटल M स्मॉल m और अपॉन में कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर। उसी टाइप से ये कंप्लीट मास अगर होता तो इतना फोर्स एक्सर्ट करता। अब ये मास बच्चों आपने क्या कर दिया रिमूव, तो ड्यू टू दिस मास जो आपने यहाँ पे अलग से m/8 मास का एक स्फीयर है उसके कारण भी इसे फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं और कंप्लीट के फोर्स में से इसका फोर्स क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे फोर्स रिमेनिंग मास के कारण। तो F2 इक्वल्स हम बोल देते हैं यहाँ पे बच्चों फोर्स ड्यू टू रिमूव पार्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू केविटी बोल दो, ठीक है, रिमूव्ड पार्ट बोल दो, एक ही बात है, ड्यू टू रिमूव्ड पार्ट। रिमूव पार्ट के कारण कितना फोर्स यहाँ एग्जर्ट होगा। तो देखो बच्चों ये खुद भी एक m/8 मास का मान लो स्फीयर होता, तो इसके लिए अगर हम इधर साइड में आपको इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि देखो जरा, ये अगर मान लेते हैं बच्चों m/8 अगर मास यहाँ होता, इसका कंप्लीट जो मास होता वो कितना होता m अपॉन में कितना 8, और स्मॉल m मास का पार्टिकल मान लो आपने यहां रख दिया होता, तो उस कंडीशन में बताना बच्चों इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम क्या देख सकते हैं, ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करने चले तो ये कितना r/2, तो उस कंडीशन में कंप्लीट कितना था, इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 2r, उसमें से आप r/2 यहां से सब्ट्रैक्ट करें तो फाइनली 2r माइनस r/2, तो हमको कितनी मिल जाएगी बच्चों ये 3r और अपॉन में कितना 2। तो ये जो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपको मिलेगी वो कितना आ जाएगा 3r कितना 2, तो ये हमको मिलेगी। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि F2 जो हम राइट डाउन करेंगे तो ड्यू टू दिस केविटी वाले मास के कारण कितना लिखेंगे G, और ये आएगा कितना m/8 और इनटू में कितना m और अपॉन में कितना 3r/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आप इसको सोल्व करें, यहां से हमको मिलेगा ये कितना 1/8 और 3 का स्क्वायर 9 है 4, तो फाइनली यहां से हमको मिल जाएगा बच्चों ये G कैपिटल M स्मॉल m और अपॉन में आ जाएगा 18r स्क्वायर। तो ये मिलेगा हमको फोर्स F2 ड्यू टू दिस रिमूव्ड मास। तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहले कंप्लीट स्फीयर ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना मिला F1 ड्यू टू दिस रिमूव्ड मास
ये रिमूव मास कितना m/8, कितना फोर्स एग्जिट कर रहा है F2, जिसको हमने लिख दिया कितना Gmm अपॉन कितना 18r²। ठीक है, उसी टाइप से अब अगर मुझे दिस रिमेनिंग मास के कारण फोर्स कैलकुलेट करना है बच्चों, तो बहुत आसान सी बात है। तो ड्यू टू रिमेनिंग, यहाँ पे अगर मान लिया जाए रिमेनिंग स्फीयर या मास के कारण फोर्स कैलकुलेट करना है, तो F1 माइनस क्या कर दो F2, F1 माइनस F2 अगर कर दिया जाए तो हमको मिल जाएगा इसका आंसर। तो आप चाहो तो यहाँ कभी कभी रेशियो भी पूछता है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस हमको आगे इंटेंसिटी में मिलेंगे। तो Gmm अपॉन कितना 4r², और माइनस का कितना Gmm, और अपॉन में कितना 18r²। तो फाइनली इसको आप सोल्व करें यहाँ पे। ठीक है, तो 18 इंटू 4 ऊपर चला गया तो 18 माइनस 4, तो फाइनली ये सोल्व करने पे आपको मिलेगा लमसम 7 बाई कितना 36, और ये आ जाएगा बच्चों कितना Gmm, और अपॉन में कितना r² के इक्वल। तो ये आपको मिलेगा नेट फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग मास ऑन दिस पॉइंट मास।